नमस्कार जैन साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके साथ वर्ल्ड स्टडी जोन में जुड़ चुका हूं। साथियों हम सर्वप्रथम अपने प्रिय क्रांतिकारी वीर भगत सिंह जी को नमन करते हुए बेंगू किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, हमने पिछले वीडियो में जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसके जो चरम पर पहुंचने की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में पढ़ा था। किस तरह 44 सालों का जो संघर्ष था लोगों का, वो अपने 1941 में आकर खत्म हुआ और लोगों ने किस तरह जो उदयपुर महाराणा था उसको झुका दिया और लोगों ने प्रयास किया कि वो अपने जो कर थे, अधिकार थे, वो उन्होंने प्राप्त किए। अब हम बात करें बेंगू किसान आंदोलन की, तो ये बेंगू था वो भी मेवाड़ की एक ठिकाना था। बेंगू के अलावा मेवाड़ में जो भिंडर था, पारसोली था, ये भी एक अन्य ठिकाने थे जिनमें जो बिजोलिया किसान आंदोलन की तरह ही इनमें उग्र ज्वाला उत्पन्न हो रही थी। लोगों को अपने अधिकारों के बारे में मालूम होने लगा, लोग जागरूक हुए कि भाई हमसे ज्यादा लगान लिया जा रहा है, हम इतना लगान देने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ये जो महाराणा थे वो अधिक लगान प्राप्त कर रहे हैं। अब हम बात करें इस बिजोलिया की, जो बिजोलिया में जो किसान आंदोलन था वो सन 1921 में शुरू हुआ और 1923 तक चला। लगभग 2 वर्ष तक ये किसान आंदोलन चला था। अब हम बात करें इस बिजोलिया किसान आंदोलन, इस बेंगू किसान आंदोलन की, सॉरी, अब बार बार बिजोलिया किसान आंदोलन का नाम आ जाता है, कोई नहीं, लेकिन हम बेंगू किसान आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं। हम बात करें इस बेंगू की, बेंगू था वो चुंडावतों का ठिकाना था। किनका था? चुंडावतों का। अब ये चुंडावत कौन थे? ये वही चुंडावत थे जो राव चुंडा के वंशज थे। अब ये राव चुंडा कौन थे? राव चुंडा की, तो राव चुंडा कौन था? हम बात करते हैं इतिहास के, तो थोड़े से पीछे के पन्नों की बात करें तो सन 1421 में राणा लाखा की मृत्यु हो गई थी। राणा लाखा, लक्ष्य सिंह, और राणा लाखा का विवाह हुआ था मारवाड़ की जो राजकुमारी थी हंसाबाई से, और हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से इस शर्त पर हुआ था कि जो हंसाबाई और राणा लाखा की जो संतान है वो ही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगी। अब राव चुंडा थे वो वास्तविक उत्तराधिकारी, और जो अपने जो राणा लाखा थे इनके बड़े पुत्र थे। अधिकार तो इनका था, लेकिन राव चुंडा ने अपने पिता को प्रतिज्ञा दी कि भाई पिताजी, आपकी जो हंसाबाई और राणा लाखा की जो संतान होगी, अर्थात मेरा जो छोटा भाई होगा, मैं उसी को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाऊंगा। इसीलिए राव चुंडा को भीष्म पितामह कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह। इनको भीष्म पितामह कहने का कारण है कि इन्होंने अपने पिता को दी हुई प्रतिज्ञा बहुत ही निष्ठा से निभाई, और इन्होंने बिना पद का लालच किए हुए जो अपने पिता को जो इन्होंने प्रतिज्ञा दी थी उसको निभाया था। इसलिए राव चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। अब हम बात करें आगे की, तो जब राणा लाखा की 1421 में मृत्यु हो गई और जो राणा लाखा और हंसाबाई का जो पुत्र हुआ था महाराणा मोक्कल, महाराणा मोक्कल को जब गद्दी पर बिठाया गया तो हंसाबाई का जो एक भाई था या मारवाड़ का जो राजकुमार था रणमल राठौड़, अब जब महाराणा मोक्कल को गद्दी पर बिठाया गया तो राव चुंडा को संरक्षक बना दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद रणमल राठौड़ और हंसाबाई के जो षड्यंत्र के कारण राव चुंडा को मेवाड़ से निर्वासित कर दिया गया, और ये कहां चले गए? गुजरात के मांडू में, मांडू के सुल्तान के पास चले गए। मांडू गुजरात में पड़ता है। अब ये मांडू चले गए थे, लेकिन जब महाराणा मोक्कल की मृत्यु हो गई, और महाराणा मोक्कल की मृत्यु होने के बाद में महाराणा मोक्कल का जो पुत्र था वो कौन था? राणा कुंभा। जब राणा कुंभा अल्पवयस्क थे और जब इस रणमल राठौड़ की हत्या कर दी गई थी, भारमली जो इनकी दासी थी, रणमल राठौड़ की जो दासी थी भारमली, उसके सहयोग से इसकी हत्या कर दी गई। तो राणा कुंभा ने राव चुंडा को गुजरात से वापस कहां बुला लिया? मेवाड़ बुला लिया, और इस राव चुंडा को 4 जागीरें दी गई थी, जो या जागीर मान लो या ठिकाना मान लो। हम बात करें कौन कौन सी जागीर दी गई थी, वो थी सलुंबर, दूसरी थी आमेट, तीसरी थी देवगढ़, और चौथी थी वो थी बेंगू। हम इसी बेंगू की बात कर रहे हैं।
ये जो 4 जागीरें दी थी, इन पे किनका शासन था? राव चुंडा के वंशजों का, या राव चुंडा को ये जागीरें दी गई थी। और राव चुंडा के जो वंशज थे वो क्या कहलाए? चुंडावत। चुंडावत। इस प्रकार ये अपने इतिहास का थोड़ा सा पीछे था कि भाई जो बेंगू पर किसका शासन था, वो किनका था? राव चुंडा के जो वंशज थे वो चुंडावत कहलाते थे, और इन्हीं चुंडावतों का शासन था कहां? ये जो बेंगू है, सलूम्बर है, आमेट है, देवगढ़ पर। अब हम बात करें इस सलूम्बर की, तो ये जो सलूम्बर जो ठिकाना था, ये मारवाड़ का अहम ठिकाना था, राजनीतिक तौर पर बहुत ही अहम ठिकाना था और काफी बड़ा भी था सभी ठिकानों से। इसलिए इस सलूम्बर का अपना अलग ही महत्व है, और इससे एक इतिहास की बहुत ही बड़ी घटना जुड़ी है। हमने आडी रानी का नाम सुना है। आडी रानी थी, वो सलूम्बर के जो शासक थे रतन सिंह, रतन सिंह है, उनकी पत्नी थी। और जो रतन सिंह जो औरंगजेब के साथ युद्ध लड़ने जा रहे थे, तो रतन सिंह ने अपनी रानी आडी रानी थी, उनसे अपनी निशानी मांगी थी। तो आडी रानी ने अपना शीश काटकर दे दिया था अपनी निशानी के तौर पर। तो ये इतिहास की बहुत ही बड़ी विचित्र और बहुत ही प्रभावशाली घटना मानी जाती है। और जो ये किस्सा किससे जुड़ा हुआ है? सलूम्बर से। और ये सलूम्बर वही है जो जहां चुंडावतों का शासक था, अर्थात ये रतन सिंह चुंडावत थे, जिनको आडी रानी ने अपना शीश काटकर दे दिया था। अब इस प्रकार बेंगू पर जो शासन था वो किनका था? चुंडावतों का। अब हम बात करें आगे इस बेंगू किसान आंदोलन की, तो इस जो बेंगू था इसमें लगभग कितनी 53 प्रकार की लाग बागी थी। कितनी प्रकार की? 53 प्रकार की लाग बाग थी। और जो बेंगू किसान आंदोलन का होने का मुख्य कारण था कि लगान में वृद्धि, लाग बागे, लाटा कूटा पद्धति, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। लाटा कूटा पद्धति क्या होती थी? जो लाटा होता था वो तो अनाज को निकालने के बाद में जो बटाई की जाती थी उसमें होता था, और कुंता था वो खड़ी फसल का जो सर्वेक्षण करके, या मतलब भाई अनुमान लगा के भाई इसमें 50 बोरी होगी, इस प्रकार जो अनुमान लगाया जाता था वही होती थी कुंता पद्धति। इसी के विरोध में जो बेंगू के किसान थे उन्होंने आंदोलन करने का निश्चय लिया था। और यहां आंदोलन होने का प्रमुख कारण क्या था कि भाई जो पास का जो ठिकाना था बिजोलिया, उसमें जो चल रहा था बिजोलिया किसान आंदोलन, इससे ही प्रभावित होकर यहां के लोगों ने आंदोलन करने का निश्चय लिया कि लोगों में जागरूकता फैल रही थी कि भाई हमारे भी अधिकार है, हमें भी जीने का अधिकार है, हमसे जो लाग बाग ली जा रही हैं वो अनावश्यक है तथा इनको कम किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए 1921 में लोगों ने निश्चय किया कि हम इस विद्रोह करेंगे। अब इस समय जो बेंगू था, बेंगू के जो शासक थे वो थे अनूप सिंह। अनूप सिंह थे, वो बेंगू के शासक थे। और लोगों ने सन 1921 में मेनाल नामक स्थान पर लोग एकत्रित हुए। और ये जो मेनाल है ना, इसके बारे में एक अत्यंत ही रोचककारी बात है कि ये आधा तो भीलवाड़ा में पड़ता है और आधा पड़ता है कहां? चित्तौड़गढ़ में। अर्थात ये कहां स्थित है? मेवा, इस भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की सीमा पर स्थित है ये मेनाल। और मेनाल एक जलप्रपात भी है और मेनाल एक नदी भी है। जो ये मेनाल जो जलप्रपात है ये अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनुपम उदाहरण है कि हम मेनाल को जब भी देखने जाएंगे तो बहुत ही अत्यंत लाभान्वित, मतलब मन को शांति मिलेगी। कभी मौका मिलेगा तो चलेंगे मेनाल। हम आगे बात करते हैं। ये मेनाल है, इसमें एक स्थान पड़ता है भैरूकुंड। कहां? भैरूकुंड। यहां लोग एकत्रित हुए और लोगों ने निश्चय किया कि हम भाई इस जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये इसका जो नेतृत्व है ये अपने विजय सिंह पथिक कर रहे हैं। और विजय सिंह पथिक राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे। और लोगों ने निश्चय किया कि हम राजस्थान सेवा संघ के सानिध्य में ही जो ये बेंगू किसान आंदोलन है इसका शुरुआत करेंगे। कारण क्योंकि जो राजस्थान सेवा संघ है एक बहुत ही व्यापक रूप में बढ़ चुका था। मतलब इसका जो जड़ें थी वो राजस्थान के सभी जगहों या सभी जिलों में
विस्तृत हो चुकी थी। विजय सिंह पथिक जैसे व्यक्ति इसका नेतृत्व कर रहे थे और जिस तरह राजस्थान सेवा संघ था उसने अपना जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो बहुत ही बखूबी से इसका नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि इससे जो राजस्थान के जो बड़े बड़े व्यक्तित्व थे, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाई किंकर, हरिभाई उपाध्याय, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, श्री मन्नाजी पटेल, नारायण जी पटेल तथा काफी लोग इससे जुड़ चुके थे और ये एक राजनीतिक संस्था के रूप में उभरकर सामने आ चुका था। इसलिए बेंगू के लोगों ने निश्चय किया कि हम जो ये बेंगू का जो किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक के हाथों में देंगे और राजस्थान सेवा संघ के सानिध्य में इस आंदोलन का हम संचालन करेंगे। इसलिए लोगों ने निश्चय किया कि ये जब 1921 में यहां मेनाल में उपस्थित हुए तो इन्होंने एक निर्णय लिया कि हम अजमेर जाकर विजय सिंह पथिक को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपेंगे। अब हम बात करते हैं 1921 की। 1921 में ये जो बेंगू का जो किसान थे ये कहां गए? अजमेर गए। अजमेर, और अजमेर तो वो था राजस्थान जो सेवा संघ था, राजस्थान सेवा संघ, इसका मुख्यालय था वो अजमेर ही था। और राजस्थान सेवा संघ को पता आप मैंने जैसे पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की थी, लेकिन सन 1920 में इसको कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? अजमेर कर दिया था। और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। और विजय सिंह पथिक उस समय अजमेर में थे क्योंकि मेवाड़ प्रवेश में उनका प्रतिबंध किया हुआ था कि भाई वो विजय सिंह पथिक थे, वो मेवाड़ में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए वो अजमेर में ही थे। और लोग अजमेर गए और विजय सिंह पथिक से आग्रह किया कि पथिक जी आप हमारे जो बेंगू किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व कीजिए। तो विजय सिंह पथिक ने कहा कि वर्तमान समय में मैं बिजोलिया किसान आंदोलन में व्यस्त हूं, तो मैं अपना जो पूरा जो ध्यान है एक बार बिजोलिया किसान आंदोलन पर लगाना चाहता हूं और मेरे पास समय की कमी होने के कारण इन्होंने क्या किया? विजय सिंह पथिक ने रामनारायण चौधरी को इस बिजोलिया किसान इस बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा। और रामनारायण चौधरी थे वो कहां के थे? अपने सिक्कर के नीम का थाना तहसील है उसमें उसी के निवासी थे ये रामनारायण चौधरी। और रामनारायण चौधरी थे वो बहुत ही प्रखर बुद्धि के व्यक्तित्व थे और इन्होंने क्या किया कि भाई इस बेंगू किसान आंदोलन का प्रथम जो कदम है वो कैसे उठाया जाए, इसका निर्णय लेते हुए उन्होंने जाते ही जो मेवाड़ के दीवान थे दामोदर लाल, इन दामोदर लाल से मिले और इनको जो बेंगू में हो रहे अत्याचार या कुशासन का जो चिट्ठा था या रूपरेखा थी वो इनको सुनाई कि भाई जिस तरह आप जो लगान ले रहे हो या जो आपकी जो लाग बाग है, बेगारे हैं वो बहुत ही अधिक है और इससे किसान बहुत परेशान हैं। तो जो दामोदर लाल था इन्होंने रामनारायण चौधरी की जो बातें थी उनका कुछ असर नहीं हुआ और इन्होंने मतलब कोई ही चेष्टा नहीं दिखाई इस बेंगू किसान आंदोलन में। इसलिए रामनारायण चौधरी ने एक रूपरेखा तैयार करने की सोची कि किस तरह इस बेंगू किसान आंदोलन को बिजोलिया किसान आंदोलन की तरह ही निश्चित किया जाए या इसकी रूपरेखा कैसे तैयार की जाए, किस तरह इस आंदोलन को अपने चरम तक पहुंचाने के लिए एक नई योजना तैयार की जाए। इसके लिए इन्होंने एक मीटिंग आयोजित की। रामनारायण चौधरी ने मिलकर सभी किसानों से आग्रह किया कि हम सब मिलकर एक जगह एकत्रित होकर इस जो बेंगू किसान आंदोलन है उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, भाई किस तरह इस आंदोलन को सफल बनाया जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि 1921 में, यह घटना लगभग 1921 और 23 के बीच ही है, ये जो अपने बेंगू किसान आंदोलन ये लंबा नहीं चला था, सिर्फ 2 वर्ष तक ही चला था। इसी क्रम में उन्होंने 1921 में रायता गांव था, रायता गांव, इसमें एकत्रित हुए। इस रायता गांव में बेंगू के जो किसान थे और इस रायता गांव में वर्मा जी, माणिक्यलाल वर्मा जी और रामनारायण चौधरी, इस बेंगू किसान आंदोलन में अपनी नई रूपरेखा तैयार करने के लिए ये लोग एकत्रित हुए और इन्होंने निश्चय लिया कि हम जो सरकारी जो महकमे हैं उनका बहिष्कार करो। आप लोगों से कहा गया या किसानों से कहा गया कि आप जो जितने भी आपके जो
पारिवारिक मसले हो, चाहे गांव के मसले हो, या न्यायालयिक मसले हो, या दीवानी मामले, फौजदारी, जैसे भी मामले हैं, आप इन सरकारी महकमाओं का आप बहिष्कार कीजिए। मतलब जो अपने खुद के मामले हैं वो खुद के गांव में ही सलटा लो। इसीलिए इन्होंने हर गांव में एक पंचायत का गठन का निश्चय लिया। पंचायतों का गठन किया गया हर गांव में, और इन हर गांव में एक व्यक्ति को इसका मुखिया बना दिया गया कि भाई ये व्यक्ति पंचायत का मुखिया है, और जितने भी आपकी जो भी मसले होंगे ये पंचायत ही इस पे निर्णय लेगी। और पंचायत के लिए प्रत्येक सोमवार को पंचायत की बैठक का दिन निर्धारित किया गया कि भाई प्रत्येक सोमवार को पंचायत की बैठक होगी, उसमें आप अपने मसले रखिए और पंचायत इस पर फैसला सुनाएगी। इस तरह इन पंचायतों का गठन है वो हर पूरे बेंगू में कर दिया गया था। और लोगों ने एक नारा दिया गया, इस जो बेंगू किसान आंदोलन है इसका जो प्रसिद्ध नारा था कि हम कर नहीं देंगे, हम भू राजस्व नहीं देंगे। कि लोगों ने नारा दिया कि हम कर नहीं देंगे, और लोगों ने निश्चय किया कि हम कर नहीं देंगे तथा किसी भी प्रकार की जो बेगार है, लागबागे हैं, उनको नहीं देने का निश्चय किया। अब हम बात करें इसके आगे की। 1921 में ही एक स्थान पड़ता है चांदखेड़ी। इस चांदखेड़ी में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में क्या किया गया कि लोगों ने आपस में इस आंदोलन का जो रूपरेखा है उसको तैयार करने, या जो अपने आंदोलन को और गति देने के लिए इन्होंने एक बैठक की चांदखेड़ी में। इसमें एक व्यक्ति थे, कौन थे? खेमाजी धाकड़। ये जो खेमाजी धाकड़ थे, इन्होंने जो चांदखेड़ी में जो होने वाली बैठक थी इसका पूरा जिम्मा संभाला था। और लोग जब एकत्रित हुए तो लोगों ने इसके बारे में जब रूपरेखा तैयार करने, या बेंगू किसान आंदोलन के जो रूपरेखा थी उसको तैयार करने की कोशिश की, तो खेमाजी धाकड़ को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो लोगों पे काफी जुल्म ढाए गए। लेकिन जब खेमाजी धाकड़ को गिरफ्तार कर लिया था तो हजारों किसान वो अपने इस जो दीवान थे उसके घर पर जाकर, मतलब या जो न्यायालय था या जो जेल खाना था उस पर जाकर काफी विरोध प्रदर्शन करने लगे। हजारों की संख्या में लोग यहां एकत्रित हो गए और उन्होंने एक ही नारा दिया कि खेमाजी धाकड़ को छोड़ो या हमें जेल में लो। इसलिए जो पुलिस थी उसको झुकना पड़ा और खेमाजी धाकड़ को छोड़ दिया गया। और इस तरह जो किसानों का जो प्रथम जो विरोध प्रदर्शन था वो सफल हुआ और लोगों में एक नए उत्साह का संचार हुआ कि किस तरह उन्होंने खेमाजी धाकड़ को छुटा लिया, कि उन्होंने देखा कि एकता में कितनी ही शक्ति है, कि लोग एकत्रित होके गए तो लोगों को खेमाजी धाकड़ को छोड़ना पड़ा और लोगों को समझ में आ गई कि हम सब एक मिलकर रहेंगे, तब ही इस जो बेंगू किसान आंदोलन है उसको अपनी एक निश्चित गति क्रम पर पहुंचा सकेंगे या इस आंदोलन को गति दे सकेंगे, एक निश्चित चरम तक ले जा सकेंगे। इस प्रकार यह किसान आंदोलन चलता रहा। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। अब चांदखेड़ी में जो आंदोलन हुआ था या जो चांदखेड़ी में जो बैठक हुई थी उसके बाद में लोगों ने एकदम ही निश्चय लिया गया कि हम किसी भी प्रकार से जो ठिकानेदार है या न्यायालय है या उदयपुर महाराणा है उसके संपर्क में नहीं रहेंगे। और आखिरकार जो ठाकुर अनूप सिंह था, जो बेंगू का जो शासक मान लो या ठिकानेदार मान लो या जागीरदार मान लो, अनूप सिंह था, ये लोगों से परेशान आ चुका था कि लोग कर नहीं दे रहे, सरकारी महकमों का बहिष्कार कर रहे थे, लोग उनसे प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत करने नहीं आ रहे हैं, न ही किसी प्रकार से उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ विरोध प्रदर्शन मतलब बहिष्कार, हर तरह से जो सरकारी तंत्र था उसका बहिष्कार किया जा रहा था। अनूप सिंह की जो राजस्व व्यवस्था थी वो डगमगाने लगी और खजाना खाली होने लग गया, क्योंकि लगभग 2 साल का समय हो चुका था। 1921 से लेकर 22 तक लगभग 2 साल मान लो या 1.5 साल का लगभग एक ये समय चक्कर था जो बेंगू किसान आंदोलन शुरू होने के बाद में 1.5 साल तक लोगों ने किसी प्रकार का कर नहीं दिया, सरकारी महकमों का उन्होंने बहिष्कार कर दिया। तो अनूप सिंह को डर लगने लग गया कि भाई
अगर किसानों की जो मांगे वो नहीं मानी गई तो हमें पद से विमुक्त होना ही पड़ेगा या पद से विमुक्त कर दिया जाएगा। तो इन्होंने 1922 में, सन 1922 में अजमेर में, अजमेर जाकर विजय सिंह पथिक से मिलकर, विजय सिंह पथिक से मिलकर एक समझौता किया। उस समझौते में किसानों की मांगे मान ली गई। अब एक बार तो बेंगू जो ठिकाना था उसमें लहर छा गई थी कि लोगों को लगा कि हमने जो बीड़ा उठाया था वो हमारा, मतलब हमने पूर्ण रूप से इसको, मतलब जो अनूप सिंह द्वारा जो इनकी मांगे स्वीकार कर ली गई थी, इस कारण लोगों के मन में उत्साह हो गया था कि हमारी जो मांगे थी वो मान ली गई और लोगों में उत्साह का संचार हो गया और लोगों को लगा कि अब तो अमन चैन की जिंदगी जिएंगे। लेकिन ये खुशी कब तक टिकने वाली थी? जब 1922 में विजय सिंह पथिक और अनूप सिंह के मध्य जो समझौता हुआ था वो उदयपुर महाराणा ने मानने से इनकार कर दिया कि आपके द्वारा जो समझौता किया है वो सही नहीं है। क्योंकि उदयपुर महाराणा को पता था अगर इस समझौते या विजय सिंह पथिक और अनूप सिंह के बीच में जो समझौता हुआ है अगर उसको हमने मान लिया तो अन्य जो ठिकाने थे, बिजोलिया था, भिंडर था या पारसोली था, उसमें जो आंदोलन हो रहे हैं उनके लिए भी हमें समझौता करना पड़ेगा। इसलिए उदयपुर महाराणा ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया कि आपके द्वारा जो समझौता किया गया है वो सही नहीं है। इसके लिए क्या किया कि उन्होंने जो ट्रेंच था, हम आगे बात करेंगे ट्रेंच की, जो जीसी ट्रेंच थे जो बिजोलिया किसान आंदोलन में आए थे 1926 में भूमि बंदोबस्त के लिए, उनके साथ मिलकर इस आंदोलन को या इस समझौते को एक नाम दिया गया था, बोल्शेविक। बोल्शेविक समझौता करार दे दिया गया इस समझौते को कि यह समझौता बोल्शेविक। अब हम बात करें इस बोल्शेविक की, यह एक रूसी शब्द है। जब 1917 में जार के जो शासन के विरुद्ध में जब जो बोल्शेविक वर्ग था या सर्वहारा वर्ग था उसने आंदोलन किया था या उन्होंने क्रांति की थी, और इस समझौते को बोल्शेविक करार देने का कारण क्या था कि जो बोल्शेविक थे वो सर्वहारा वर्ग था, उन्होंने छोटे छोटे कम्यून बनाए गए थे। जिस तरह बेंगू किसान आंदोलन में छोटे छोटे जातीय पंचायतों का गठन किया गया था, उसी तरह इस जो रूसी क्रांति थी उसमें इस सर्वहारा वर्ग ने छोटे छोटे कम्यून नाम से एक पंचायतें बनाई गई थी पंचायत, उनमें उसी प्रकार इस बेंगू किसान आंदोलन में भी छोटे छोटे जातीय पंचायतों का गठन किया गया था। तो इन जो ट्रेंच था इन्होंने इसको बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी कि जिस तरह जार की जो तख्ता पलट किया गया था या शासन की तख्ता पलट किया गया था, उसी प्रकार उदयपुर महाराणा के शासन को भी तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो अगर जागीरदार के साथ समझौता होने लग गया तो उदयपुर महाराणा की अस्तित्व पर खतरा मंडराने लग जाएगा कि उदयपुर महाराणा का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। इस प्रकार इस समझौते को बोल्शेविक समझौता करार दे दिया और इस समझौते को मानने के लिए उदयपुर महाराणा ने मना कर दिया गया था। और उदयपुर महाराणा के साथ जो ब्रिटिश रेजिडेंट था विल्किंसन भी इसमें शामिल था। दोनों ने मिलकर इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया गया। अब हम एक इसके विल्किंसन और अनूप सिंह ने तो इस समझौते को बोल्शेविक समझौता करार दे दिया गया था, लेकिन इसके एक संदर्भ में पीछे की बात करते हैं हम। इसमें बात करते हैं कि महाराणा भूपाल सिंह थे या जो शासक उस समय थे वो तो फतेह सिंह थे, और जो महाराणा भूपाल सिंह थे वो वहां के राजकुमार थे।
उस समय। तो महाराणा भूपाल सिंह को जो समस्त जो बेंगू या जो मेवाड़ रियासत थी उसके जो सारी प्रशासनिक अधिकार थे वो महाराणा भूपाल सिंह को दे दिए गए थे, क्योंकि भूपाल सिंह था वो स्वयं एक दुष्ट राजा ही मानो, जो बाद में अपने राजस्थान के एकीकरण के समय भी आते हैं। और इन्होंने क्या किया महाराणा भूपाल सिंह ने कि लोगों से कहा कि मैं सारी शर्तें मान लूंगा आपकी, लेकिन मैं बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार जो मेवाड़ की जो सारी प्रशासनिक शक्ति थी वो किसके पास थी? महाराणा भूपाल सिंह के पास। अब हम बात करते हैं इसके आगे की। तो इन जो ठाकुर अनूप सिंह थे इनको कहां बुला लिया? उदयपुर बुला लिया महाराणा ने। समझौते को मानने से इनकार कर दिया। और जो अनूप सिंह थे उनको कहां बुला लिया? उदयपुर। हम कभी कभी सुनते हैं कि उन्होंने समझौते के मानने के बाद में तुरंत उनको जो महाराणा जो अनूप सिंह थे, ठाकुर अनूप सिंह, उनको पदवी मुक्त कर दिया, लेकिन इनको पदवी मुक्त नहीं किया गया था। और इनको क्या किया कि इनको तो कहां बुला लिया? उदयपुर। और उदयपुर में अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया गया एक तरह से कि भाई इनकी जो मांगे थी वो इनने जो समझौता किया था उनको मानने से इन्होंने क्या कर दिया? इनकार कर दिया था। और इस प्रकार और अनूप सिंह थे उनको नजरबंद कर दिया गया था। अब 1922 में मनोहर सिंह मेहता को कहां भेजा गया? बेंगू भेजा गया मनोहर सिंह मेहता को। और मनोहर सिंह मेहता को कहा गया कि भाई आप इस जो बेंगू ठिकाना है इसका शासन संभालो। और बेंगू को कोर्ट ऑफ वार्ड्स घोषित कर दिया गया। अर्थात अगर शासक, यहां कोई शासक तो था नहीं, इसलिए एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मनोहर सिंह मेहता को भेज दिया गया। जैसे हम देखते हैं कि राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो सीधा जो राज्य का जो शासन है वो सीधा कहां जाता है? राष्ट्रपति के पास या केंद्र के पास चला जाता है। उसी प्रकार कोर्ट ऑफ वार्ड्स घोषित करने के बाद में जो यहां का जो शासन है वो सीधा कहां जाता था? उदयपुर महाराणा के पास। और इसी प्रकार बेंगू को कोर्ट ऑफ वार्ड्स घोषित कर दिया और मनोहर सिंह मेहता को यहां भेजा गया। कहां? बेंगू। और इनको बेंगू भेजने के बाद में इन्होंने क्या किया कि ये तो कहां आ गए? बेंगू आ गए थे मनोहर सिंह मेहता। और जो किसानों का जो प्रमुख स्थान था वो कौन सा था? रायता गांव। कौन सा गांव था? अब मनोहर सिंह मेहता तो किसानों को बोल रहे हैं कि आप रायता से कहां हो? बेंगू आओ और हम इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन किसान कह रहे थे कि आप रायता गांव आओ। इस प्रकार इस जो इनके बीच की जो कड़ी थी वो सुलझ नहीं पाई। और जो मनोहर सिंह मेहता थे इन्होंने आंदोलन को कुचलने की कोशिश की कि भाई ये चाहते थे कि अगर केंद्र से लोग निकल के आगे, जो बेंगू किसान आंदोलन है उसका मुख्य स्थान कौन सा था या मुख्य केंद्र कौन सा था? वो रायता गांव। अगर रायता गांव में अगर किसान बाहर आ जाते हैं तो इनको खंडित करने के लिए हमें एक अवसर मिल जाएगा। लेकिन किसान भी अति बुद्धिमान थे और इन्होंने बेंगू आने से मना कर दिया। और जब इसका जो कोई हल नहीं निकला तो उदयपुर महाराणा ने क्या किया कि 1922 में यहां किसको नियुक्त किया? अमृतलाल। यह सबसे दुष्ट व्यक्ति था। यह अमृतलाल था ना, यह सबसे भ्रष्ट व्यक्ति था। यह एक प्रशासनिक अधिकारी था लेकिन यह बहुत ही निकम्मा वो जो अशोक गहलोत ने पायलट के लिए बोला था वो तो था गलत, लेकिन यह सही है। अमृतलाल ने यह एकदम निकम्मा और नकारा व्यक्ति था। अब यह जब यहां आ गया बेंगू में तो इसने यहां का जो शासन संभाला। फिर क्या किया कि 13 जुलाई 1923, ये जो मैं तिथि लिख रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है इस बेंगू किसान आंदोलन की, क्योंकि इस 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा, साथ ही मैं ऊपर लिखता हूं, जो 13 जुलाई 1923 है उसमें हजारों किसान कहां एकत्रित हुए? जो गोविंदपुरा जो स्थान था वहां एकत्रित हुए। वहां उन्होंने, यहां उनका एकत्रित होने का कारण था क्योंकि 1922 में
1922 में क्या हुआ कि जो अपने रामनारायण चौधरी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि वो पास के ही जो ठिकाना था भैंसरोडगढ़, वहां गए हुए थे और वहां एक बैठक कर रहे थे, वहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको लगभग 5.5 महीने की उनको जेल या सजा दी गई थी। अब 13 जुलाई 1923 ये जो तिथि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोविंदपुरा एक स्थान है बेंगू का, इस गोविंदपुरा में यह लोग एकत्रित हुए थे और लोगों ने जब अपने रामनारायण चौधरी जेल में चले गए थे, लोगों ने एक नए सिरे से इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने का प्रयास किया था और लोगों ने देखा कि हम गोविंदपुरा में एकत्रित होते हैं और इस जो बिजोला जो किसान आंदोलन है उसका जो नई सिरे से इसको बेंगू किसान आंदोलन को हम चलाने का प्रयास करते हैं। तो यहां दो व्यक्ति थे, रूपाजी और करपाजी दाकड़। ये जो मैन व्यक्ति थे ये जयनगर के थे, रूपाजी थे वो जयनगर के थे। अब हम बात करें 1923 की, तो रूपाजी और करपाजी इस के प्रमुख व्यक्ति थे। जीसी ट्रेंच, जब इसका पता चला, जब लोगों ने एकत्रित होने का प्रयास किया तो इसका पता किसको चला? अमृतलाल को। और अमृतलाल को पता चला तो इसने बताया किसको? आयोग को। और इस आयोग ने बताया किसको? ट्रेंच को। अब हम इस ट्रेंच आयोग के बारे में पढ़ेंगे बाद में। इस ट्रेंच को बताया तो इस ट्रेंच ने क्या किया कि यहां गोली चलाने का आदेश दिया कि भाई इस जो भीड़ एकत्रित हुई थी उस पर गोली चलाने का। 200 के आसपास सैनिक थे इस ट्रेंच के साथ और इस पे जो भीड़ थी उस पर गोली चलाने का आदेश दिया। इसमें रूपाजी और करपाजी दाकड़ दोनों शहीद हो गए थे। जो सरकारी आंकड़े थे उनमें रूपाजी को शहीद माना जाता है, करपाजी को नहीं माना जाता, लेकिन हमारे जो नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र था उसमें इन दोनों को शहीद बताया गया था, क्योंकि उस समय के जो सरकारी आंकड़े थे वो सही नहीं थे। और जो नवीन राजस्थान नामक जो अखबार था वो राजस्थान सेवा संघ का था, तो इसमें जो आंकड़े बताए गए थे वो सही बताए गए थे और इस आंदोलन को कुचलने का पूरा प्रयास किया गया था। अब हम बात करें इसके आगे की, तो अपने जो विजय सिंह पथिक थे उनको कहा, जब विजय सिंह पथिक को इस घटना के बारे में पता चला तो वो तुरंत बेंगू की तरफ आ गए थे और बेंगू जो मेवाड़ रियासत थी उसमें विजय सिंह पथिक का प्रवेश था वो प्रतिबंध था। और अपने जो विजय सिंह पथिक थे उनको गणेशपुरा नामक गांव से गिरफ्तार कर लिया गया था और 3.5 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया था। अब हम इस ट्रेंच आयोग में जो ट्रेंच आयोग था वो बिजोलिया आया था। इसमें हमें सामान्यतः पुस्तकों में पढ़ा जाता है कि ये ट्रेंच आयोग था, इसमें ट्रेंच के अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था, लेकिन जो हम हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें पढ़ते हैं उनमें बताया गया कि राज बहादुर और जो मनोहर सिंह मेहता थे, इनके नेतृत्व में ये ट्रेंच आयोग कहां भेजा गया था? बेंगू भेजा गया था और सहयोग के लिए किनको नियुक्त किया गया था? ट्रेंच को, जीसी ट्रेंच को। ये एक सहायक के तौर पे थे, न कि इन स्वयं इस ट्रेंच थे वो इस आयोग के जो नेतृत्व करता थे और जो ट्रेंच थे वो इसके सहायक के रूप में थे। और जो गोविंदपुरा की घटना हुई थी उसके बाद में जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो एक तरह से अपने ह्रास पर जो बेंगू किसान आंदोलन है वो अपने ह्रास पर पहुंच चुका था। और जब इस किसान आंदोलन को नवंबर 1923 में ये तो गोविंदपुरा की घटना थी, वो 13 जुलाई 1923 की बात है। इसमें रामनारायण चौधरी वापस आ चुके थे इस किसान आंदोलन के लिए, लेकिन विजय सिंह पथिक को 1923 में गिरफ्तार कर लिया गया था, हमने पिछले वीडियो में देखा था। और इनको बाद में 1927 में 27 अप्रैल विजय सिंह पथिक को कब रिहा किया गया था? 27 अप्रैल 1927 को रिहा किया गया था। और जब तक रामनारायण चौधरी इस बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन
ये जो बेंगू किसान आंदोलन है एक तरह से इस दमन चक्र जो महाराणा थे उसके दमन चक्र में ये फंस चुका था और इस किसान आंदोलन को दबा दिया गया था। लेकिन जो रॉबर्ट हॉलैंड थे उनके कहने पर लगभग इस आंदोलन या जो बेंगू ठिकाना था उसमें 34 प्रकार की लागबागें खत्म कर दी गई थी। कितनी प्रकार की? 34 प्रकार की। कब की गई थी? नवंबर 1923 में। नवंबर 1923 में इस जो बेंगू किसान आंदोलन है उसमें 34 प्रकार की लागबागें खत्म की गई थी। और इस तरह ये दो साल का जो सफर था, 2 साल जो ये आंदोलन चला 1921 से लेकर 1923 तक ये आंदोलन समाप्त हो चुका था। और 34 प्रकार की जो लागबागें थी वो जो निम्न स्तर या छोटी मोटी लागबागें थी वही खत्म की गई थी। लेकिन फिर भी किसानों के लिए इतनी लागबागें 53 प्रकार की लागबागों में से 34 प्रकार की लागबागें खत्म होना बहुत ही अपने आप में बड़ी बात थी। अब साथियों हमने ये जो बेंगू किसान आंदोलन है ये पढ़ा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। बेंगू वर्तमान चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इस पर जो बेंगू था उस पर उस समय चुंडावतों का राज था। और चुंडावत कौन थे? राव चुंडा के वंशज थे। चुंडावतों की 4 जो ठिकाने थे वो कौन कौन से थे? आमेर था, सलूम्बर था, देवगढ़ था, बेंगू था। और इसी बेंगू की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं बेंगू किसान आंदोलन कब शुरू हुआ। 1921 में बेंगू किसान आंदोलन शुरू हुआ था। सर्वप्रथम लोगों ने कहां बैठक की? वो की थी मैनाल में। और ये मैनाल है ये भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की सीमा पर स्थित है। लोगों ने वहां एकत्रित होने के बाद में क्या निश्चय किया कि वो राजस्थान सेवक संघ के सानिध्य में और विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में इस आंदोलन को शुरू करना चाहते हैं। और लोग अजमेर जाकर विजय सिंह पथिक से मिले और वहां से विजय सिंह पथिक ने रामनारायण चौधरी को इस बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्व के लिए कहा। और रामनारायण चौधरी ने इस बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस बेंगू किसान आंदोलन में हम पढ़ते हैं ठाकुर अनूप सिंह बेंगू के शासक थे। और 1921 में रामनारायण चौधरी मेवाड़ के दीवान से मिले। मेवाड़ के दीवान से जो दामोदर लाल थे उनसे मिले। कोई निर्णय नहीं निकलने के बाद में इन्होंने सर्वप्रथम रायता गांव में अपनी बैठक की और वहां पंचायतों का गठन का निश्चय किया। पंचायतों के गठन के बाद में लोगों ने जो न्यायालय की या सरकारी महकमे थे उनसे दूरी बना ली थी, उनका बहिष्कार कर दिया था। और इसी बहिष्कार और लोगों ने एक नारा दिया था कि हम कर नहीं देंगे, हम राजस्व नहीं चुकाएंगे। और जब 1922 में अनूप सिंह ने किसानों के साथ जो समझौता किया था उसको मेवाड़ के फतेह सिंह जो शासक थे उन्होंने और विल्किन सिंह ने मेवाड़ के रेजिडेंट थे उन्होंने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता करार दिया और इस समझौते को मानने का इनकार कर दिया। 1922 में मनोहर सिंह मेहता को भेजा था लेकिन मनोहर सिंह मेहता और लोगों के बीच में जो तालमेल था वो नहीं बैठ सका और लोग इससे मनोहर सिंह मेहता से नाखुश हुए। और 1922 में ही उन्होंने अमृतलाल को भेजा। अमृतलाल एक दुष्ट व्यक्ति था और जो रिश्वतखोरी के अलावा उसको कुछ काम नहीं था। इसी प्रकार और हम बात करते हैं आगे कि फिर मनोहर लाल मेहता और राय बहादुर सिंह के नेतृत्व में एक आयोग आया। जीसी ट्रेंच उसके सहायक के तौर पे नेतृत्व थे। लोग 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में एकत्रित हुए और लोगों पर ट्रेंच के कहने पर गोलियां चलाई गई थी और इसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ मारे गए थे या शहीद हो गए थे। और इस प्रकार 1923 में ही अपने विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था और ये आंदोलन था वो अपने ह्रास तक पहुंच चुका था। और जो रॉबर्ट हॉलैंड के कहने पर महाराणा और किसानों के बीच में एक समझौता हो उसमें लोगों की 34 प्रकार की लागबागें थी वो खत्म कर दी गई थी 53 प्रकार की लागबागों में से। इस प्रकार साथियों हम बेंगू किसान आंदोलन हमारा पूरा हो चुका है और हम अगले वीडियो में जो बाकी राजस्थान के बाकी के किसान आंदोलन है जैसे बूंदी का किसान आंदोलन है, भीलों का ऐक्य आंदोलन है, शेखावाटी का किसान आंदोलन है आदि के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अलवर, भरतपुर, नीमूचना आदि के जो किसान आंदोलन थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और साथियों मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और साथियों हमारे जो टेक्निकल टीम है उनका कहना है कि आप थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। आपके लाइक शेयर ही हमारी में एक अलग ही अंदाज से जोश भर देते हैं। और इसी तरह साथियों हमने बेंगू किसान आंदोलन हमारा पूरा चुका है। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।